दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक शानदार वीडियो जिसमें गदर मचा देने वाली ट्रिक है जो कि YouTube को हिला कर रख देगी। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो औसत चैप्टर में रेलवे एग्जाम में आने वाले वो सभी क्वेश्चन जिसमें बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन होती है आपके आज से गलत नहीं होंगे और बड़ी जानदार ट्रिक के साथ। पहले मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूं, सवालों के दर्शन एक बार देख लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि इनकी ट्रिक क्या रहने वाली है, इन सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों 10 सवाल हम लोगों ने लिए हैं और इन 10 सवालों को करने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड जानेंगे और ऐसा मेथड जो आज के बाद से लोग देखेंगे और यूट्यूब पे फॉलो भी करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि आप समझिएगा, वरना इन क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक नजर ऑप्शन पे जरूर बना लिया करिए, उसको देखिए। 21 प्रेक्षण का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षण में पहले 11 प्रेक्षण का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षण का माध्य जो है वो हमारे पास 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान क्या होगा, ये सवाल है। एक नज़र ऑप्शन पे डाली तो ऑप्शन पे नज़र डालने से हमें ये दिखाई दिया कि इस सवाल को सर कई तरीकों से किया जा सकता है। डेविएशन से भी कर सकते हैं, डेविएशन भी बच्चा इस्तेमाल करता है और सब अन्य भी तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं डेविएशन से आपको बताऊं, डेविएशन से भी सरल एक तरीका है जो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले अगर मैं आपको डेविएशन से बताऊं तो पहले अगर 21 टोटल प्रेक्षण है तो उसमें पहले 11 प्रेक्षण की बात हो रही है और अंतिम 11 प्रेक्षण की बात हो रही है, यानी 11 और 11 22 प्रेक्षण हो जाएंगे। 22 प्रेक्षण जो होंगे उनका मान निश्चित तौर पर 21 प्रेक्षणों के टोटल मान से ज्यादा होगा, पहला। अब अगर मैं इसको डेविएशन से करता हूं तो देखिए जो पहले 11 प्रेक्षण है उनका जो माध्य है वो 50 है, जो कि सभी के माध्य से 8 ज्यादा है। 8 गुणे 11 88 हो जाएगा, ठीक, प्लस में ज्यादा है। और अंतिम 11 प्रेक्षण का माध्य 35 है, जो कि सभी के माध्य से 7 कम है। सभी का माध्य 42 था और इसका माध्य 35 था, तो 7 कम हुआ। 11 प्रेक्षण यहाँ थे भी थे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, प्लस 88 और माइनस 77 मतलब प्लस 11 आपके पास आएगा। और जो एक्चुअल औसत दिया था वो 42 दिया था। अब 42 में कितना जोड़ने की जरूरत है, अगर ये प्लस में आएगा तो जोड़ेंगे, माइनस में आएगा तो घटाएंगे। 42 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 53 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को इससे भी सरल एक तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार ऑप्शन देख लेना, आगे के सवाल आप उसी ऑप्शन वाले तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बड़ी मजा आएगी आपको। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है। और अब हम इस सवाल को निपटाएंगे यूनिट डिजिट से। देखो 21 प्रेक्षण का माध्य ये दिया था और यहां जब 11 और 11 22 प्रेक्षण हुए तो निश्चित तौर पर 22 प्रेक्षण का मान उससे ज्यादा होगा। 21 प्रेक्षण का माध्य 42 है तो इनका यूनिट डिजिट 1 गुणे 2 यानी 2 रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर हम यहां पर प्रेक्षण देखेंगे, पहले 11 प्रेक्षण का माध्य 50 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 गुणे 0 से 0 आएगी। और अगले 11 प्रेक्षण का माध्य 11 गुणे 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट 11 1 गुणे 5 से 5 आएगी। कितनी आ जाएगी, 5। इन दोनों को जोड़ा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 22 प्रेक्षण का जो टोटल होगा वो हमेशा 21 वाले प्रेक्षण से बड़ा होगा। और जब आप 5 में से 2 घटाएंगे तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 3 होनी चाहिए। और दिए हुए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसकी यूनिट डिजिट 3 दी हुई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे में सवालों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप देखिए मिलता जुलता सवाल आपके पास एनटीपीसी 2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 में पूछा गया था। इस सवाल को भी इसी यूनिट डिजिट वाले तरीके से करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम हो जाती है, तब हम लोग यूनिट डिजिट नहीं दूसरे मेथड्स पे चलेंगे, जैसे कि डेविएशन लगा सकते हैं, जैसे कि डिजिट सम लगा सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जो वैदिक मैथ में आप सीखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 11 ये थे, यहाँ पर 6 और 6 12 होगा, यानी ओवरलैपिंग का केस बन गया। 6 और 6 12 का योगफल 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 11 4 एकम 4 हो जाएगा और 6 गुणे 9 6 9 54 इसका हो जाएगा। और आगे इधर देखेंगे तो 6 8 48 इसका हो जाएगा, ठीक है। ये जो इकाई का अंक आएगा वो इससे ज्यादा होगा, तो घटाने पर हमारे पास इकाई का अंक देखिए तो 8 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे, इकाई का अंक 8 मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसकी इकाई का अंक 8 था, तो ये सवाल भी खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बता देना कमेंट से। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो पूरे वीडियो को देखने की आपकी लालसा बढ़ चुकी होगी, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे भी करते हैं। 81 परिणामों का औसत 54 है, प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 11 परिणामों का औसत 60 है। 60वां परिणाम ज्ञात करिए। अब देखो जरा, यहाँ पर टोटल 81 परिणाम थे, यहाँ पर हमारे पास पहले 59 परिणाम और आखिरी में 21 है, तो 59 प्लस 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास 80 ही होगा। इन दोनों का योगफल अब की बार इससे कम है, तो इसका जो टोटल होगा ना वो बड़ा होगा इन दोनों से।
इकाई अंक यहाँ पे भी देखेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग दिया है। इसका इकाई का अंक 4 एकम 4 होगा, ये बड़ा होगा आपके पास। माइनस में क्या आएगा, 9 दूनी 18, इसकी इकाई का अंक 8 हो जाएगा। और आखिरी वाले जो 21 परिणाम थे इनकी इकाई का अंक क्या होगा, 1 गुणे 0 से 0 होगा। अब आपके पास यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 से 8 ऐसे तो माइनस नहीं हो सकता है, तो 14 एक हासिल जब लोगे तो ये 14 होगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी इकाई अंक वो होगा जिसका आंसर इकाई अंक में 6 के साथ हो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। कोई करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समझना जरूरी होता है ऐसे प्रश्नों को। मजा आ रही तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए। अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो 6 और 6 12 परिणाम ब्रेक करके 12 परिणाम हो रहे हैं, यानी टोटल ओवरलैपिंग का केस हुआ, तो इनका जो यूनिट डिजिट होगी ना उससे ज़्यादा होगी, टोटल ज़्यादा होगा। इसका अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो 6 9 54 4 हो जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट देखें तो 6 दूनी 12 यानी 2 हो जाएगा। ये ज़्यादा होगा किससे, इससे। इसका इकाई अंक 0 रहेगा, तो 4 और 2 6 होगा, यानी ऑप्शन वो आंसर होगा जिसका इकाई का अंक 6 हो। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसकी इकाई का अंक 6 था, और ये आपका उत्तर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर आप जब देखें इस सवाल को, सवाल अभी मैंने नहीं पढ़ा, क्या है सवाल नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन में इकाई का अंक सेम है। तो अब जब हम लोग जो यूनिट डिजिट वाला तरीका लगा रहे थे वो इसमें काम करेगा नहीं। तो ये तरीका हो सकता है कि आप डेविएशन लगा लो, या तो ये तरीका होगा कि आप गुणा कर लो, या तो ये तरीका हो सकता है कि आप डिजिट सम लगा लो। डिजिट सम जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारी यूट्यूब की क्लास जरूर देखें, डिजिट सम, डिजिटल सम बाय अनुराग दीक्षित डालना तो आपको मिल जाएगी। 4 सप्ताह की अवधि के दौरान वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक व्यय जो था वो हमारे पास इतना था, ठीक है। पहले 3 सप्ताहों में ये दिया हुआ था, और औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार का टोटल व्यय क्या था। देखो इनका डिजिट सम निकाल लेते हैं, पहले 4 सप्ताह का टोटल। तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो 5 4 9 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 4 सप्ताह था ना, और अगर हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पर 5 4 9 खत्म हुआ था, 7 और 1 8, 8 चौको 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32, 32 का डिजिट सम आ जाएगा 5, ठीक। उसमें से हमारे पास ये जो 3 सप्ताहों के डिजिट सम दिए थे ना, इनका डिजिट सम निकालने के बाद घटा लेंगे। जैसे इसका डिजिट सम 3 होगा, इसका 6 होगा, और इसका क्या होगा, इसका हमारे पास 3 होगा डिजिट सम। तो 6 3 9 खत्म, यहाँ से इसका डिजिट सम 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 - 3 यानी आखिरी सप्ताह में जो भी खर्च हुआ होगा उसका डिजिट सम 2 रहना चाहिए। अब डिजिट सम 2 रहना चाहिए तो वो ऑप्शन चेक करना जिसका डिजिट सम 2 हो। देखिए 7 2 9, 5 और 1 6, ये नहीं हो सकता। आगे देखिए 5 3 8 1 9 खत्म, इसका डिजिट सम 2 आ रहा है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि डिजिट सम भी सेम हो जाते हैं, तो उसको भी तरीके होते हैं चेक करने के। फिलहाल हम आगे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, इसका डिजिट सम 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। और फिर 5 2 7 2 9, इसका डिजिट सम 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। लिखा ये बी की जगह है लेकिन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें हो गया है, ठीक है। सभी में हुआ है क्या ऐसा, नहीं सभी में, बाकी में सब सही है। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। मजा आ रही हो तो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करना मेरे दोस्तों। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 रन था, और 12वीं पारी के बाद उसका औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं से 16 रन अधिक बनाए हो तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे, ये सवाल आपसे पूछ रहा। मैं इसके 2 तरीके आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। पहले 10 पारियों का औसत स्कोर जो था वो 52 रन था, ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना। और बाद में 12 पारियों का जो औसत स्कोर था वो हो गया बढ़कर 54 रन हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 पारियाँ बढ़ी हैं, और जो औसत स्कोर बढ़ा है ना, ये भी हमारा 2 से बढ़ा है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आप हमारी रेगुलर शाम को 5 बजे वाली क्लास में आते होंगे तो ये तरीका आपको रेगुलर से पता होगा। 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 54 दूनी 108 प्लस 20 128 रन हो जाएगा टोटल। अब ये 128 रन केवल इन 2 पारियों में बने हैं, और उसमें भी एक की तुलना में दूसरे में 16 रन ज्यादा बने थे। सवाल में थोड़ा सा घुमाया गया है, तो जो 16 बने थे ना, उस 16 को इसमें घटा दीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा बने थे। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब ये 112 2 बराबर पारियों में बढ़ जाएगा, तो एक में 56 हो जाएगा और एक में 56 हो जाएगा। अब जैसे ऐसे पूछा था 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे, तो ये रन जो थे ना ये 12वीं पारी में बने थे, और ये रन जो थे ये 11वीं पारी में बने थे। ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला तरीका था। ये भी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इससे भी छोटा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्या है उसको देखना।
हमारे पास जो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो सवाल दिए थे, सवाल के जो ऑप्शन थे, उस ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग था, तो हम यूनिट डिजिट पे ही इस सवाल को करते हैं। अब एक तो कंफर्म है कि अगर 12 पारियों का औसत 54 है तो इसका स्कोर, इसका जो टोटल होगा वो 10 पारियों के 52 रन के औसत स्कोर से ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा। इसका अगर हम यूनिट डिजिट निकाले तो 2 जीरो से 0 होगा, यानी हमारे पास क्या आया, 8 आया, ये आया। अब कहता है क्या है ना, यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, यानी 11वीं पारी से 12वीं पारी जब उसने खेली है तो 16 रन अधिक बनाए, तो मतलब ये हुआ कि 11वीं पारी और 12वीं पारी के रनों के बीच का अंतर 16 है। ये 16 का जो डिजिट सम है ना, इसको इसमें से अगर घटा दें, इसका यूनिट डिजिट अगर घटा दें, 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, तो अगर घटा दें तो हमारे पास 2 बचेगा। अब ये 2 यूनिट डिजिट किसका है, जो 11वीं और 12वीं पारी में रन बने थे, 11वीं और 12वीं पारी में जो बराबर बराबर रन बने थे, उसका इकाई अंक होगा। तो अगर मैं इसको बराबर बराबर बांट देता हूं तो बराबर बराबर बंटने का एक तरीका ये हो सकता है कि सर 1 और 1 बट सकता है, या हो सकता है मतलब कोई ऐसा अंक जिसमें कुछ लिखा हुआ इकाई अंक 1 हो, जिसमें कुछ लिखा हुआ इकाई अंक 1 हो, तो जोड़ने पर इकाई अंक 2 मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा जिसमें इकाई अंक 6 हो और इसमें इकाई अंक 6 हो, इन दोनों को जोड़ने पर भी 2 मिल सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता है, नहीं ना। 2 इकाई अंक आने की यही दोनों संभावनाएं हैं, आप बोलोगे हाँ। तो सीधी बात ये होगी कि अगर एक यूनिट डिजिट इसमें कहीं दिख नहीं रहा तो 6 यूनिट डिजिट वाला ही तो आपका उत्तर होगा, यानी उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे भाई, उतने रन बनाए होंगे जिसमें इकाई का अंक 6 होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मजा आई। सवाल नंबर 7वें पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है, 4 संख्या है WXYZ को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, मतलब कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगाया गया। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है और सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेंज आपको बता देता हूं, किसी भी सीरीज में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये सभी की सभी आरोही क्रम में लिखी हैं, तो आरोही क्रम में लिखे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी वो W होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, Z होगी। तो W और Z के बीच का अंतर पूछ रहा है। अब होता क्या है, बच्चे जब इस सवाल को करते हैं तो पहली जैसे 3 संख्याओं का औसत दिया था, तो देखेंगे पहली 3 संख्याओं का औसत तो जो भी होगा उसमें बटे 3 करेंगे, वो 22 के बराबर होगा। तो W प्लस एक्स प्लस वाई 22 गुणे 3 66 होगा। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड जो सबसे बड़ी 3 संख्याएं हैं, इनका औसत 28 दिया था, तो 84 के बराबर। W प्लस एक्स प्लस वाई 66 हो गया, y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया 84। अंतर निकालोगे तो काम करोगे, फिर आगे बात करोगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि आपको आखिरी में जैसे 3 से भाग दे नहीं थे, अंतर आपको निकाल नहीं था घटाकर, है ना। इन तीनों के योग से इन तीनों के योग को आप घटाते ही हो, घटा के ही अंतर निकलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं ना भाई कि अगर हमारे पास 3 संख्या यहाँ पे भी थी, 3 संख्या यहाँ पर थी, तो घटा पहले लीजिए ना। 22 को 28 में घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6। और अगर हमारे पास 3 संख्याएं थी तो 3 का ही गुणा कर देंगे ना, तो हमारे पास सीधे सीधे परास आ जाएगा 18। रेंज क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यानी हमें वो सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो बच्चे क्या करते हैं। मतलब ऐसे आप करते हो ना कि W प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास 22 प्लस 3 66 होगा। फिर आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, बड़ी 3 संख्याओं का औसत, ये आपके पास 28 दिया तो 84 हो जाएगा। इससे आप इसको घटाते हो, तो घटाने का मतलब क्या होगा, जब इसको घटाओगे, घटाते हो तो ये कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या आएगा, z माइनस डब्ल्यू, और 84 में से 66 को माइनस करने का मतलब 18 ही तो आएगा। तो उसको करने की, ये लिखने की क्या जरूरत है। मैं तो ये कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि जो औसत है ना उनका अंतर ले लिया करो। और चूंकि ये औसत हर बार 3 संख्याओं का ही था, तो 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अगर ये 3 संख्याओं का नहीं होगी, किसी संख्या में 3 हो, किसी में 2 हो, तो आप ऐसे करना। अगर बराबर संख्या है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, एक खुद से भी करके देख लो, ठीक है। खुद से भी करके देखो, अच्छा लगेगा, एग्जाम के क्वेश्चन है। 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर ये है, सबसे 3 छोटे अंकों का औसत ये है और सबसे बड़े 3 अंकों का औसत ये है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 29.5 और 25.5 के बीच का अंतर हो गया 4। और चूंकि हमारे पास 3 संख्याएं थी तो 4 गुणे 3 12, चूंकि यहाँ परास पूछ रहा था तो परास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है।
ये सवाल जब भी पूछा जाता है, जैसे ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया है, अगला क्वेश्चन भी ग्रुप डी में ही पूछा गया है, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल मतलब ये तरीका फिक्स होता है कि ये ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कहीं कुछ होता ही नहीं है, कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा। तो मैं आपको जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना वो बता दे रहा हूँ, आपको करना क्या होगा। देखो 3 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दिया था, 28। अगर 3 संख्याओं का औसत 28 दिया था तो इनका जो योगफल होगा 28 गुणे 3 84 होगा। ये जो आपके पास योगफल आएगा जितनी भी संख्याएं दी हैं उसका आप 2 गुना कर लीजिए, 28 84 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 168। जो मैं तरीका समझा रहा हूँ ना उसको समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी बेस से करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करेंगे ना तो समय लगेगा। तो आप ये तरीका समझ लीजिए, क्योंकि इस सवाल का पैटर्न फिक्स होता है तो हमेशा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा था यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो आपको एक काम करना है कि जो जोड़ा और घटाया जा रहा है इन दोनों को जोड़कर इसी में ऐड कर लेना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक ठीक। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपसे ये बोला कि हमारे पास जैसे 3 संख्याओं का औसत 28 था तो इन तीनों का योग निकाला 84, 84 का डबल कर दिया 168 हो गया। फिर कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो है ना, सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए, बड़ी में 5 घटा दिया जाए, तो इन दोनों का जो योगफल हो गया 5 और 2 7 हो गया। एक एक करके काम करना है, ठीक। फिर कहता है अब जो मध्य अंक है ना उसका ये समांतर माध्य हो जाता है, जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय है, यानी जो नया ग्रुप बना है, नया समुच्चय बना है, उसका जो परास है ना वो 36 है। कितना है, 36। बहुत ध्यान से समझना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक। 36 है। अब इन 3 संख्याओं के मूल समुच्चय में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे पास 36 आया है, तो ये जो आपने 5 और 2 7 जोड़ा है ना, इसी 36 में वो 7 जोड़ दीजिए, तो 36 गुणे 7 कितना हो, 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा, केवल 43 हो जाएगा। अब चूंकि संख्याएं हमारे पास कितनी चल रही थी, 3 चल रही थी, तो 43 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 43 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। 43 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 129 होगा, ठीक। यहां लिखिएगा, एक बार संख्या में 2 जोड़ा गया था और एक बार 5 घटाया गया था। तो मैं अगर आपसे बोलूं किसी संख्या में 2 जोड़ा जाए और 5 घटाया जाए तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अगर ये माइनस में आए तो यहां पर जोड़ देना, और अगर प्लस में आए तो घटा लेना। जैसे ये माइनस में आया तो हमने इसमें 3 को जोड़ दिया, हमारे पास हो गया 132। अब जो पहला नंबर दिया था और जो ये दोनों आया ना, इनको आप दोनों को जोड़कर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 238 और 68 और 32 300 हो जाएगा। अब ये जो फाइनल नंबर आया है ना, इस फाइनल नंबर में आप हमेशा याद रखिएगा, इस फाइनल नंबर को आप हमेशा हमेशा और हमेशा 6 से डिवाइड करिए। क्यों 6 से डिवाइड करने के पीछे की वजह ये होती कि हमारे पास 3 संख्याएं दी थी और उनके औसत की बात की कही गई थी, तो 3 दूनी 6 बनेगा, ठीक है। तो हमेशा 6 से डिवाइड करिए, 6 पंचे 30। जो आपसे पूछा गया है कि मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 50 होगी। ऐसे काम करना है। अब ये अगला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। आप लोग इस सवाल को बिल्कुल इससे पहले वाले 90 सवाल के तरीके है, बिल्कुल वही ट्रिक है, वही तरीका है, वही आपको अप्लाई करना है और आंसर देना है। और सब लोग कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी लोग इस बात को शेयर जरूर कर देना जहां तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। अगले वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक धमाकेदार तरीके के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ।